नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में शिक्षा जगत और भर्तियों से संबंधित ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। खबर की शुरुआत करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अनवरत अनशन से। जैसे कि मैंने कल भी बताया था और कल शाम को एक वीडियो भी बनाया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर के अभ्यर्थियों ने अनवरत अनशन शुरू कर दिया है और कल शाम तक ये अनशन चला था और आज भी उसी तरीके से ये अनशन चलेगा। और कल तो काफ़ी मात्रा में विद्यार्थी आए थे और आज भी आप लोग पहुँचे काफ़ी मात्रा में, तभी दबाव बढ़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द जारी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों से यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब मिलने का और कोई आश्वासन देने से ही मना कर दिया है। चुनाव आचार संहिता लगी होने के बावजूद धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों की तरफ से पुलिस अधिकारियों ने यूपीपीएससी के उच्च अधिकारियों से बात की तो जवाब मिला कि अब कोई मुलाकात नहीं की जाएगी। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने अनशन शुरू कर दिया, जो मंगलवार को भी होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले पहुंचे अभ्यर्थियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कहा कि यूपीएससी उनसे वादे करके लगातार मुकर रहा है। कई बार मुलाकात हुई, विद्यार्थियों ने लगातार कई बार इसके लिए आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। आयोग ने हर बार एक नया बहाना और एक नया झूठ बताया। तो विद्यार्थियों का कहना है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, चाहे आचार संहिता का उल्लंघन ही क्यों न हो। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है 68,500 शिक्षक भर्ती की। लिखा है मूल्यांकन का बदला मानक, मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन में तय मानक को बदल दिया गया है। कोर्ट के निर्देश पर कटिंग करके दोबारा जवाब और व्याकरण की त्रुटियों की अनदेखी की गई है, जबकि पहले इसी को आधार बनाकर अंक काटे गए थे। एक ही परीक्षा में दो तरह का मानक होने से पहले चरण में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भी निराश हैं। उनका कहना है कि इस आधार पर उनकी कापियाँ जांची जाएं तो उनके अंक भी बढ़ सकते हैं, वे गृह जिले में नियुक्ति पा सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन हुआ है कुछ अभ्यर्थियों का, और पुनर्मूल्यांकन में ये निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई कटिंग है या मात्रात्मक त्रुटि है तो उसके भी नंबर प्रदान किए जाएँ, और नंबर प्रदान किए गए जिससे विद्यार्थियों के नंबर बढ़ गए। और जो जिन विद्यार्थियों की कापी पुनर्मूल्यांकन में नहीं गई थी या उनकी कापियाँ दोबारा जांची नहीं गई थी, तो वो अभ्यर्थी मायूस हो रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका भी पुनर्मूल्यांकन होता तो उनके भी नंबर बढ़ जाते। इसके बाद में अगली सूचना है इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए आईआईटी और एआईट्रिपल यानी एनआईटीज़ में एडमिशन लिया जाता है बीटेक करने के लिए। तो जो उसकी प्रवेश परीक्षा होती है, अब उसकी जो तिथि है उसमें बदलाव होगा, क्योंकि उसी दिन लोकसभा का चुनाव है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के दिन 19 मई को ही जेईई एडवांस की प्रवेश परीक्षा होने से लाखों छात्र असमंजस में हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही आईआईटी रुड़की की प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाते हुए नई तिथि घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने शनिवार शाम को 7 चरणों का चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इससे 19 मई रविवार का दिन भी शामिल है। 19 मई को वाराणसी, गोरखपुर, काशी समेत यूपी के 13 सीटों में चुनाव होना है। तो जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी और इसकी तिथि में जो बदलाव है वो निश्चित है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है आयोग में सीबीआई की पड़ताल जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीबीआई की टीम बैठी हुई है। सीबीआई की टीम ने सोमवार को भी आयोग में कई परीक्षाओं से जुड़े दस्तावेज खंगाले। तो जांच तो चली रही है, देखते हैं क्या होता है। एक और सूचना है कि टीजीटी पीजीटी 2016 में 522 पद कम कर दिए गए हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2016 में विज्ञापित प्रवक्ता एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 522 पद कम कर दिए गए हैं। इसमें टीजीटी के 468 और पीजीटी के 54 पद शामिल हैं। सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुए समायोजन के बाद जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से प्रेषित सत्यापनों के परीक्षण के बाद विज्ञापित पदों को संशोधित, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रवक्ता बालक के पूर्व में विज्ञापित 1180 पदों को संशोधित करते हुए 1142 कर दिया गया है। तो इस तरीके से है, ये आप लोग देख सकते हैं जो भी पद कम किए गए हैं, बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है, बहुत ही कम जो पद हैं वो कम किए गए हैं। और टीजीटी और पीजीटी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आज दोपहर तक अपलोड करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के रुझान आ गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप पे
फेसबुक पे और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रयागराज में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, उनके द्वारा जो कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है मैं दोपहर में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है लोकसभा चुनाव के चलते टली बीएड प्रवेश परीक्षा। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी लोकसभा चुनाव के चलते प्रभावित हुई है। 11 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इसी दिन लोकसभा के पहले चरण का मतदान होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन शासन से राय लेने के बाद ही नई तारीख की घोषणा करेगा। एक चीज़ और है कि बीएड के अभ्यर्थी जो लोग इसके आवेदन अभी तक नहीं कर पाए, आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन की वो 2 दिन और बढ़ा दी गई है। पहले जो अंतिम तिथि थी वो 12 मार्च थी और अब यह 14 मार्च कर दी गई है। और इसकी जो डेट होगी, नई परीक्षा तिथि होगी, वो जल्दी से जल्दी बता दी जाएगी। एक चीज़ और, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है उसकी भी डेट आ गई है कि कब से कब तक आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 से लेकर के 17 मार्च तक संशोधन कर सकेंगे। तो इसको जो है आप लोग कल से इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। अगली सूचना है रेलवे की भर्ती की। लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट घोषित होने के बाद रेलवे में ग्रुप डी की 1 लाख नई भर्तियों का इंतजार है। इस बार आरआरबी नहीं आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां निकालेगा। आरआरसी के नए नोटिस से कंफर्म हो गया है कि आरआरसी 2019 का विस्तृत नोटिफिकेशन 12 मार्च को शाम 5 बजे, यानी कि आज शाम 5 बजे तक इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, जिसमें आयु योग्यता अलग अलग पद, उसमें बहुत सारे पद रहेंगे ग्रुप डी के, तो उन सब पदों का विवरण रहेगा और उनके लिए वांछित योग्यता, आयु इत्यादि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आज से ही आप लोग इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। उसी के बारे में इसमें लिखा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी क्या 10वीं पास योग्यता मांगी जाएगी। विस्तृत नोटिफिकेशन से ही पता चल पाएगा कि परीक्षा प्रक्रिया व चयन प्रक्रिया क्या होगी। इसमें नीचे लिखा है कि 23 फरवरी को जारी नोटिस के मुताबिक उम्मीदवार 12 मार्च 2019 से आवेदन कर सकेंगे। इन भर्तियों में जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण भी मिलेगा। आयु की गणना जो होगी वो 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। योग्यता व आयु की विस्तृत जानकारी का पूरा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। वेतन भत्ते 7th पे मैट्रिक्स के मुताबिक ही मिलेंगे और ये अलग अलग वेबसाइट है, इसमें जो है विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद में अब एक और सूचना है आपके काम की है, तो उसको भी देख लीजिए। जो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया गया है और 103वां संविधान संशोधन किया गया है, उसको चुनौती दी गई है। तो उसके बारे में ये जानकारी है। लिखा है सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को विचार करने के लिए संविधान पीठ को भेजे जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए 28 मार्च को सुनवाई की तारीख तय करने का आदेश दिया है। लिखा हुआ है कि यहाँ पर कहा गया है कि आरक्षण की 50% की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। आरक्षण की 50% की सीमा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, लेकिन इस 10% आरक्षण से 50% की सीमा पार हो रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह कहा कि 10% आरक्षण पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बाद में 1-2 अखबारों में सूचनाएं हैं और ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, उसको भी आज मैंने इस वीडियो में जोड़ दिया है। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे उम्र दराज जीवित शख्स घोषित किया गया, तो वो काने तनाका हैं। और लिखा हुआ कि 116 वर्षीय जापानी महिला काने तनाका को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे उम्र दराज शख्स घोषित किया गया है। उनका जन्म 1903 में हुआ था और इससे पहले जुलाई 2018 में एक अन्य जापानी महिला चियो मियाको का निधन हुआ। वो 117 वर्ष की थी। तो ये याद रखिए, काने तनाका, ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके बाद में एक और सूचना है। इथोपिया में आपने भी सुना होगा कि 10 मार्च को एक बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें लगभग 150 से अधिक यात्री उनकी मृत्यु हो गई। तो ये याद रखिए कि ये किस देश में हुआ था। इथोपिया में हुआ था, 10 मार्च को हुआ था। कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो ये जो है केन्या की राजधानी नैरोबी जा रहा था। तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि इथोपिया एयरलाइंस का बोइंग 737, तो ये विमान का जो नाम है ये भी आप लोग याद रख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में।
इथोपिया एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान 10 मार्च को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना से उसमें सवार सभी 157 यात्री एवं चालक दल के 8 सदस्यों की मौत हो गई है और इस दुर्घटना में 4 भारतीयों की भी मौत हो गई है। यह विमान केन्या की राजधानी नैरोबी जा रहा था। तो ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ प्रयागराज के विद्यार्थियों को कि 11 बजे से आंदोलन शुरू होगा। आज फिर अनवरत अनशन, और जो अभ्यर्थी जा सकते हैं प्रयागराज में रहते हैं वो लोक सेवा आयोग अवश्य जाएं, इसी से आपको फ़ायदा होगा। और अगर ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। और अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए 24 घंटे अगर आपको अपडेट प्राप्त करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।